कहते हैं नदी किनारे शहर बसता है, फिर उस शहर किनारे नदी बहती है। लेकिन एक शहर ऐसा है जिसके लिए साहित्यकार केदारनाथ सिंह ने कहा है, यह आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा शव में, आधा नींद में है, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है। यह शहर बनारस है। यहाँ की शाम मस्त है और सुबह खास है। एक ऐसा शहर जहाँ के घाटों में संस्कृति के आयाम मिलते हैं और गंगा को लेकर आस्था की इंद्रधनुषी आभा नजर आती है। कहते हैं बनारस की गंगा कभी किनारा नहीं छोड़ती और जलचर कभी घाटों में नहीं आते। आज हम मौजूद हैं दुनिया के प्राचीनतम शहर काशी में। खान पान की यहाँ एक लंबी परंपरा रही है। यहाँ का स्वाद निराला है। यहाँ के किसान कुछ ऐसा उगा रहे हैं जिनकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री ने की है। आज हम उसी कृषि की तकनीक को जानेंगे और उस स्वाद को समझने की कोशिश करेंगे। कहा जाता है कि वाराणसी में सभ्यता का इतिहास 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन लिखते हैं, बनारस इतिहास से भी पुरातन है, परंपराओं से भी पुराना है, किंवदंतियों से भी प्राचीन है। और इन सब को मिलाकर एक साथ रख दें तो यह शहर उस संग्रह से भी ज्यादा पुराना है। इस शहर की खूबी को अगर एक पंक्ति में समझें तो बस यही है कि इसे आप जैसा देखना चाहते हैं यह आपको वैसा ही दिखता है। यहाँ अध्यात्म ही नहीं, खान पान की भी एक प्राचीन परंपरा है। यहाँ की संस्कृति, खान पान, आचार विचार सब कुछ आपको मन तक भिगो कर रख देते हैं। पिछले काफ़ी समय से बनारस में लगातार बदलाव आते रहे हैं, लेकिन अगर इधर 2 दशकों की बात करें तो बहुत तेज़ी से जो है सांस्कृतिक बदलाव हुआ है, खान पान से संबंधित भी बदलाव हुआ है। जैसे बनारस में कचौरी जलेबी जो है काफ़ी फेमस है, लस्सी यहाँ की बहुत ही फेमस है, यहाँ गुलाब जामुन, इमरती, ये सब पुरानी चीज़ें हैं जो बड़े तरीके से पसंद की जाती है। ठीक उसी तरीके से आज बनारस ने कलेवर बदला है और नई चीज़ें जो आई हैं बाज़ार में उनको भी जो है अपने में समाहित किया है। बनारस के लोगों ने कुछ नई चीज़ें ईजाद की, जैसे मलइयो यहाँ का एक फेमस जो है ठंडी के दिनों में बनने वाला एक खाद्य है जो बिल्कुल दूध से बनता है, प्योर दूध से, और केसर मिश्रित होता है और लोग उसको बड़े चाव से पसंद करते हैं। और धीरे धीरे ये बनारस के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भी फेमस हो रहा है। वरुणा और अस्सी नदी के बीच बसने के कारण इस शहर को वाराणसी कहा गया। हालांकि लंबे समय से वाराणसी को अभिमुक्त क्षेत्र, आनंद कानन, महाशमशान, सुरंधन, ब्रह्मवर्त, सुदर्शन, रम्य और काशी के नाम से बुलाया जाता रहा है। ये एक ऐसा शहर है जिसका नाम सुनते ही मंदिर, मस्जिद, गंगा घाट, पान, साड़ी, ये सभी चीजें जहन में आती हैं। इस शहर की बेफिक्री और फक्कड़पन दुनिया भर में मशहूर है। काशी से जुड़े लोग कहते हैं कि यहाँ लोग रहते नहीं, जीते हैं। बनारस अगर देखना है तो घाटों पर समय बिताएं, बाबा विश्वनाथ के दर पर शीश नवाएं। इस शहर का खान पान दुनिया भर में मशहूर है। सड़क के किनारे चाय की बैठकी है तो कोई गली ही कचौड़ी जलेबी के नाम से प्रसिद्ध है।
मलैया हो या रसमलाई का सौंधापन या फिर चाट का चटपटापन, खान पान के मामले में यहाँ की हर गली खास है। यहाँ गंगा किनारे एक नहीं, दो नहीं, पूरे 84 घाट हैं। यही नहीं, यहाँ मौजूद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में एक है। दिग्गज संगीतकार पंडित रविशंकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जन्मस्थली है बनारस। इस शहर की अपनी गति है। हालांकि आधुनिकता का असर शहर पर नजर आता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ आधुनिकता प्राचीनता के समानांतर चल रही है, ठीक घाट पर बहती नदी के दो पाटों की तरह, जो साथ होकर भी अलग हैं। कुल मिलाकर बनारस ने अपनी पहचान नहीं खोई है, नए को अपनाने में कोई आनाकानी भी नहीं की। ये बात यहाँ के किसानों में भी नजर आती है। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको एक ऐसे किसान से मिलवाएंगे जिनकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री ने की है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। आज हम बनारस में हैं, बनारस के नारायणपुर गांव में हैं और हमारे साथ हैं युवा किसान क्रांति श्वेतांग पाठक। पीछे जो आप साधारण सा तालाब देख रहे हैं, यह साधारण सा तालाब दिखने वाला तालाब मोतियां उगलता है, क्योंकि मोतियों की खेती श्वेतांग पाठक करते हैं। श्वेतांग, मोती की खेती, ये आइडिया कैसे आया? ये आइडिया मुझे अग्रिकाश के माध्यम से आया, और वो इसलिए आया कि कम जगह में कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाएं। इसके लिए हमने मोती की खेती को एक बेहतर विकल्प के रूप में चुना, जिससे किसान भाई कम लागत में, कम ज़मीन में और कम पानी में 2 गुना से लेकर 4 गुना तक मुनाफा कमा सकें, अपनी लागत का वो निकाल सकें, क्योंकि पारंपरिक कृषि से उनको उतना फ़ायदा नहीं हो पाता जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है। तो इसलिए हमने मोती की खेती को चुना। और मोती के बारे में समझ लेते हैं। मोती की खेती की बात हो रही है तो मोती के बारे में समझना ज़रूरी है। मोती 3 प्रकार की होती हैं। पहली मोती है प्राकृतिक नेचुरल मोती, जो हमें मरीन से प्राप्त होती है। वो उसमें आकार प्रकार निर्धारित नहीं होता है। दूसरी मोती है वो आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल मोती में रंग रूप आकार सब आपको मोती का मिलेगा, लेकिन वो मोती होती नहीं है। तीसरी एक कल्चर्ड पर्ल है, संवर्धित मोती। ये ह्यूमन के द्वारा डिसाइड होती है कि इसका आकार कैसा होगा, इसका प्रकार कैसा होगा। और इसमें टाइप्स की बात करें तो 3 हैं। डिज़ाइनर पर्ल है। आकृतिदार मोती बनने में लगभग 10 से 12 महीने का समय लगता है, और अर्धगोलाकार हाफ राउंड मोती बनने में लगभग 18 से 20 महीने का समय लगता है। और गोल मोती, जो सब लोग मोती के नाम पे जाते हैं, गोल मोती बनने में लगभग 2.5 साल से ऊपर का समय लगता है। 2.5 साल से 3 साढ़े 3 साल। आपसे पूरा मोती बनने का प्रक्रिया समझेंगे, ये कैसे काम करता है इसको समझेंगे पूरा। पर जो हमारे युवा किसान आपको देख रहे हैं, उनके लिए वो कैसे इसको अपना सकते हैं, कैसे इससे कुछ कमाई कर सकते हैं, इसका बाजार क्या है, ये कितना आसान है, ये थोड़ा सा बताइए कि कैसे किया जा सकता है। जी जरूर। ये जो हमारे हाथ में है, ये सीप आप देख रहे हैं, ये इसको फ्रेश वाटर पर्ल बोलते हैं। मीठे पानी की मोती है ये, जो हम कल्चरल मोती पे काम कर रहे हैं। ये मीठे पानी की मोती है। इसे हम पहले नदी, तालाब, नहरों, बंधों इत्यादि से इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करके आपके सामने आप ये पॉन्ड देख रहे होंगे, ये इसमें ला के स्टोर करते हैं। कहीं से भी आप सीपें लेके आएँ तो उनका अनुकूलन ज़रूरी है। उनको मिनिमम कम से कम 10 दिन तक अपने यहाँ के पानी में
उनका एक्लिमेटाइजेशन ज़रूरी है। अगर हम एक्लिमेटाइजेशन नहीं करेंगे तो वो सीपें मरना शुरू हो जाएंगी। उनका एक्लिमेटाइजेशन करने के बाद फिर उनको उसमें से निकाल के और उनकी एक छोटी सर्जरी करके डिज़ाइनर जैसा मोती हमें चाहिए, हाफ राउंड चाहिए, गोल चाहिए, डिज़ाइनर चाहिए, वैसा न्यूक्लियस उनके अंदर इम्प्लांट करते हैं। और न्यूक्लियस करने के बाद फिर उनको 3 से 5 दिन तक हम एंटीबायोटिक के घोल में रखते हैं, जिससे उनके अंदर कोई इंजरी हो तो वो सही हो जाए। उसके बाद फिर उनको हम एक जाली में पैक करके मेन पॉन्ड, जहाँ पे हम मोती की खेती करना चाहते हैं, उसमें हैंग करते हैं। और पूरे 1 साल तक उनके भोजन की बात करें तो वो हरी काई खाती हैं। पूरे 1 साल तक उनको उनका भोजन के साथ और पानी का लेवल, अमोनिया, पीएच वगैरह वो चेक करते हुए उनकी देखरेख करते हैं। और देखरेख करने के बाद 1 साल के बाद हमारा मोती डिज़ाइनर मोती बन के तैयार होता है। मार्केट की बात करें तो काम शुरू करने के पहले ही हम एग्रीकल्चर टीम है, वो उतना उत्पादन नहीं है हमारे पास जितना वो डिमांड कर रहे हैं। वो पहले से ही बुक हो जाता है कि 5000 मोती हमें चाहिए, 6000 मोती हमें चाहिए। मतलब इसका बाजार अच्छा खासा है, बहुत अच्छा बाजार है। तो आपसे इसकी पूरी प्रक्रिया को हम समझेंगे। ये कितने पौंड से होकर गुजरता है? जैसे ये पौंड है, फिर दूसरे पौंड में जाता है। ये कितना एरिया चाहिए इसको, यदि कोई नए किसान भाई इसको अपनाना चाहें तो? अगर एरिया की बात करें तो शुरुआत करने के लिए हमें एक 12 बाई 15 का पौंड चाहिए शुरुआत करने के लिए। वो शुरुआत 12 बाई 15 का पौंड 6 फीट की गहराई के साथ होना चाहिए, जिसमें हम 2000 सीपों के साथ काम शुरू कर सकते हैं। अच्छा, 2000 सीपों के साथ काम कर सकते हैं। और परमानेंट एक स्थायी पौंड मुझे 12 बाई 15 का ही चाहिए। और उसके बाद टेम्प्रोरी पौंड चाहिए 2 छोटे छोटे, जो कि 10 दिन बाद उनको फिर हटाए जा सकते हैं। ये सीपें हैं, ये स्टोरेज टैंक से निकाली गई हैं। ग्राफ्टिंग के पहले इनको रेडी किया जा रहा है, इनकी ग्राफ्टिंग होनी है। इसके अलावा ये अंदर भी हैं, ये इनको एयर दे रहे हैं ऑक्सीजन के लिए। वो फिश एक्वेरियम में लगता है वही है, इनको एयर दे रहे हैं। अंदर भी हैं सीपें, टेम्परेरी पौंड। हाँ टेम्परेरी, ये सेम दोनों? हाँ दोनों सेम वही। वाइट जो पैर इनका निकला है, जब ये पानी में जाती हैं तो वे पैर इतना बड़ा तक निकालती हैं। और जब इनको बहुत लोग को चलती हैं तो चलती नहीं है, ये हल्का सा सरकती हैं, उसी पैर के माध्यम से बस हल्का सा टर्न हो जाती हैं। ये बहुत तेज़ी से, ऐसा नहीं है कि पानी में चलती हैं, चलती नहीं है, केवल हल्का सा सरकती हैं, अपनी अपनी जगह से दूसरी जगह पे चली जाती हैं। कई ये हैं, जैसे अगर मुंह खुला है उनको चिपकाएंगे तो वो तुरंत चिपक जाती हैं। अच्छा, आपको जोर नहीं देना पड़ा? ना, कुछ नहीं, ये तो हल्का सा इनको जहाँ आभास हुआ वहाँ तुरंत बंद हो। कोई भी मुंह खुला ही होंगी तुरंत बंद कर लेंगी। उसके बाद इतना ज़्यादा ये चिपका लेंगी कि फिर ये इनको खोल नहीं सकते आप। ज़बरदस्ती खोलने में भी बहुत मेहनत लगती है, इसीलिए इनको पानी में, ग्राफ्टिंग के पहले इनको पानी में रखते हैं। पानी में जाते ही इनका मुँह हल्का सा खुल जाता है। ये सीपें 2200 सीपें हैं जिनकी सर्जरी हो चुकी है। अब हैंगिंग के लिए इसमें पानी यहाँ तक भर के और रस्सी लगा के चाहे बांस के माध्यम से इसमें हैंग कर लेते हैं जाल में। ये देखिए, ये एल्गी है, ये सारी सीपें लगभग 11 महीने हो चुके हैं। ये यहाँ से एल्गी इनके मुंह पे यहाँ पे लगा होगा, और ये एल्गी, यही एल्गी खाती हैं ये। अच्छा, हाँ, ये सारी लाइव सीपें हैं, सब 11 महीने हो चुके हैं इनको। ऐसे ही जाल में करके पैक करके, इधर से ये पूरा पैक है। अब जैसे कोई मॉर्टेलिटी हो गई, जैसे ये सबकी मॉर्टेलिटी हुई थी, तो उनको ऐसे कट करके उनको निकाल लेते हैं, बाकी को ऐसे ही डाल देते हैं। चलता है मॉर्टेलिटी? वही जो बताया मैंने, मुंह खुल जाता है। जब सीपें मर जाती हैं तो उनका मुंह खुल जाता है।
और ठंडी के समय में जब पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो हमें फिर इसमें पानी गर्म करने के लिए हीटर लगाना पड़ता है। मतलब इसके अंदर कुल मिला के मैच्योर हो चुका है। हाँ, ये लगभग बात करें तो ये लगभग रेडी है मार्केट जाने के लिए। 20 दिन का समय इसी रूप में जाता है? नहीं, इसको खोल के इसका वो मांस निकाल लेते हैं बाहर। ये फाइनल 12 महीने तक ऐसे ही हैंग रहती हैं। सर्जरी होने के बाद दवा 3 दिन के दवा के बाद इनको ऐसे ही जाली में पैक करके हैंग कर दिया जाता है। और इनकी देखरेख में मेन वही है, इनकी मॉर्टेलिटी चेक करनी होती है। सबसे पहले हम सीप को उठाते हैं, उसके बाद स्पैचुला उसके अंदर करते हैं और ओपनर से उनका मुंह खोलते हैं। ये स्पैचुला इसके अंदर डाला और ओपनर से इसका मुंह खोलते हैं। मुंह खोलते वक्त हमें ये ध्यान होना चाहिए कि इसका मुंह 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा ना खोले। उसके लिए सबसे अच्छा और आसान तरीका ये है कि एक छोटा लकड़ी का गुटका इसके अंदर डाल दें। फिर इसकी टिश्यू को हटाते हैं स्पैचुला के माध्यम से, और ये इसकी टिश्यू को हटाते हुए हम एक न्यूक्लियस, सीप की साइज के हिसाब से न्यूक्लियस डिसाइड करते हैं। न्यूक्लियस को इसकी कैविटी में अंदर पुश कर देते हैं। अंदर पुश करने के बाद इसके टिश्यू को ऐसे पहले की तरह हल्का सा लगा देते हैं। और ये काम हम इसके अलावा दूसरी साइड में भी यही काम करते हैं, ख़ास तौर से डिज़ाइनर और हाफ राउंड के लिए। ये इसके टिश्यू को हटाते हुए न्यूक्लियस को इसके अंदर डाल के अंदर पुश कर देते हैं। और ये काम जितना जल्दी कर सकें उतना बेहतर है। उसके बाद फिर ये गुटके को हटा देते हैं और इसको फिर दूसरे बकेट में डाल देते हैं। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको एक ऐसे स्वाद से रूबरू कराएंगे जिसे बनाने के लिए खुद देवदूत आसमान से उतरते हैं। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। अब बात उस स्वाद की जिसे बनाने में सीधे आसमान मदद करता है। आज बात मलइयों की। यादव जी ने मलइयो बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। मलइयो 3 चरणों में तैयार होता है। पहले वे दूध को पकाएंगे अच्छी तरह, फिर इसे छान कर खुले में रखेंगे ताकि ओस की बूंदें इसके स्वाद के अनूठेपन को तैयार कर सकें। मलइयों को बनते देखने की मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही है, उससे ज़्यादा उसको खाने की मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। हमारे साथ मनोज यादव जी हैं जो हमें बताएंगे कि ये अद्भुत स्वाद कैसे तैयार होता है। मनोज जी। जी सर, जैसा आपने कल देखा कि पहले हमने दूध बॉयल करते हैं, फिर उसको हम छत पे ओश पे रखते हैं और उसके बाद फिर सुबह जो है इसका जो है सारा मिश्रण बना के हम इसको तैयार करते हैं। तो सर्वप्रथम पहले हम दूध को डालेंगे, दूध को इस कढ़ाई में डालेंगे जी, और उसके बाद इसमें काजू और बादाम का पेस्ट होता है, तो इसको भी थोड़ा सा इसमें मिलाएंगे। ये दूध गर्म होने के बाद रात भर छत पर था, जैसे हम लोगों ने रात को रखा था। अब इसमें काजू बादाम का आपने पेस्ट मिलाया है। जी ठीक है। उसके बाद फिर हम केसर डालेंगे। केसर जी,
ये केसर भी दूध में मिला हुआ रखा है पहले से थोड़ा सा। हाँ, तो पहले से बनाया गया था, फिर स्टार्च में डाला गया है। अच्छा, उसके बाद हम ये इलायची पाउडर है, एकदम पिसा हुआ इलायची, एकदम बारीक इलायची पाउडर है। और उसके बाद हम हल्का सा केसर और गुलाब जल का मिश्रण डालेंगे। अच्छा, ये केसर और गुलाब जल का मिश्रण है? जी जी। इसको आप तैयार करते हैं घर में? हाँ हाँ हाँ। उसके बाद फिर उसको अच्छी तरह से मिलाते हैं। इसमें थोड़ी जो पहले जो दूध पड़ा हुआ था सर, उसमें हमने थोड़ा सा चीनी मिला के उसको मिल्ट किया हुआ था। अच्छा, जो दूध, थोड़ा सा चीनी भी मिला हुआ हाँ, है? चीनी मिठास के लिए हल्का मिलाते हैं। जो नीचे था तो उसमें मिला के उसको पूरा मिल्ट किया गया था। सभी सामान्य चीजें इस तरह की आपने डाली हैं जो सामान्य तौर पर बाजार में उपलब्ध हैं? जी जी सर, आपको हर जगह में उपलब्ध मिल जाएगा। हमारे दर्शक कोई देख रहे हो और ऐसी कोशिश करना चाहें तो घर में कर सकते हैं, बना घर में ही अवेलेबल है, बाजार में से मिलता है। इलायची है और आप केसर मिल जाता है बाजार में, बगल पड़ोस की दुकान पे मिल जाएगा आपके। इलायची बारीक पीस लीजिए, उसके बाद थोड़ी सी क्रीम होती है और काजू का पेस्ट, बादाम का पेस्ट मिला दीजिए इसमें, और हल्की सी चीनी डाल दीजिए और उसको फिर अच्छी तरह से मिला दीजिए। मिलाने के बाद पहले तो आप देखे होंगे कि जब मशीन युग नहीं था, क्योंकि ये मलइयो बनाने का परंपरा बड़ा पुराना है सर, ये द्वापर युग से ही है, ये मतलब भगवान के समय से ही है। तो उस वक्त मशीन वगैरह नहीं हुआ करती थी। हाँ। तो लोग हाथ से ही बनाते थे और ये लकड़ी का मथनी होता था सर, देखिए इस टाइप का। तो इसको उसमें डाल के फिर बड़े 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 मटके होते थे, आप देखे होंगे कैसे रस्से से, तो उस टाइप से। तो इसको पहले डाल के देखिए ऐसे मथते थे उसको। ऊपर बबल्स आ रहे हैं सर धीरे धीरे, और ये बबल्स को हल्के से फिर उसको मांझते रहते हैं, बबल्स निकलते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। तो काफ़ी समय लग जाता था, तो इसलिए उसको धीरे 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 अब समय बदलता गया, फिर मशीन युग आ गई तो लोग मशीन से भी काम करने लगे। अब इससे फर्क पड़ता है, मतलब ये इससे कई पीढ़ियों से आप हैं, पहले हाथ से आपके पिताजी आप बनाया करते थे, अब मशीन से बन रहा है, क्या स्वाद में थोड़ा सा फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है? नहीं, स्वाद में कोई फर्क नहीं पड़ा है, स्वाद तो वैसा ही है। और खान पान चूँकि अब बदलता है, समय के साथ खान पान बदलता चला गया, तो हल्का फुल्का तो स्वाद में चेंजिंग आ ही जाती है। देखिए मशीन से करने पे झाग पूरा इसका निकल रहा है, अब आगे क्या करेंगे? जो सर अब ये बनता रहेगा, अभी इसको हम करीब 10 से 15 मिनट तक इसको हम चलाएंगे। ये एक तरह से मशीन इसको मथ रही है और ये पूरा झाग आप देख रहे हैं कि झाग चारों तरफ जमा होता जा रहा है। ये झाग तो बैठ जाएगा टाइम के बाद, जैसे साबुन का झाग बैठ जाता है? नहीं सर, ये झाग बैठता जो जरूर है, लेकिन इतना जल्दी नहीं बैठता है। जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, ये आगे कितना भरोसा है कि ये चलता रहेगा? ये जो हमारी आने वाली पीढ़ी है सर, हम ये चाहते हैं कि हमारी चीज़ों को और हमारे मतलब ये परंपरा को वो और आगे बढ़ाएं, और हम उम्मीद करेंगे अपने आने वाली पीढ़ी से कि इसको और आगे बढ़ाएं। क्योंकि मैंने सिखाया भी, जैसे मेरा बच्चा है तो मैंने उसको बताया कि देखो इसको ऐसे बनाया जाता है और ये ऐसे किया जाता है। क्योंकि अब जनरेशन चेंज होते चली जा रही है, वो नए नई चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, पुराने चीज़ों को लोग छोड़ रहे हैं। तो लेकिन हम ये अपने बच्चों को बताया है कि देखो आप पुराने चीज़ों को ना छोड़ो, नए चीज़ों को ज़रूर आप फॉलो करो, लेकिन पुराने चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए। यही तो बनारस की खूबसूरती है, यहाँ प्राचीनता और आधुनिकता का संगम है। जी जी, इसीलिए ये बनारस है। जी जी, इसीलिए ये बनारस है। काशी ऐसा शहर है, यहाँ जो एक बार आता है बार बार आना चाहता है। तो अगली बार जब बनारस आए तो बाबा विश्वनाथ के साथ साथ यहाँ के स्वाद से भी रूबरू होइए। हम चलते हैं एक नए सफर पर, आपके लिए एक नए स्वाद की तलाश में। तब तक के लिए नमस्कार।